अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया है इसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने स्टार्ट किया हमारा टॉपिक 2.1 विच वॉज थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उन थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स में हमने डिस्कशन की इन जनरल अबाउट जॉन डाल्टन्स थ्योरी एंड जे थॉमसन्स थ्योरी। और जे थॉमसन की थ्योरी का नाम था प्लम पुडिंग थ्योरी। और हमने ये भी देखा कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन। अब आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। As you can see the sequence of this topic, they have written cathode rays की discovery first and then discovery of electrons। ये sequence ये show करता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हुई है कैथोड रेज की डिस्कवरी, and then that cathode ray discovery is leading to the discovery of electrons। So चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैथोड रेज क्या हैं, इसे किसने डिस्कवर किया और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनका इलेक्ट्रॉन से रिलेशन क्या है। In 1895, Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through gas in a discharge tube at very low pressure। साइंटिस्ट का नाम है सर विलियम क्रोक्स, और उन्होंने परफॉर्म किए हैं एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द गैसेस। और उसके लिए जो उन्होंने इक्विपमेंट यूज़ किया था एट दैट टाइम इट वाज डिस्चार्ज ट्यूब। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली एक ट्यूब होगी जो कि यूजुअली ग्लास की बनी होती है, ये किसी और मटेरियल की भी बनी हो सकती है। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि हम इसमें पंप फिट करके इसका प्रेशर लो कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें अगर कोई चीज़ लो प्रेशर पे फिल करना चाहें तो कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। और उसके लिए हम प्रेशर पंप्स यूज़ करते हैं जो कि हेल्प करेंगे इसमें प्रेशर रिड्यूस करने में। और प्रेशर रिड्यूस करना ज़रूरी भी होता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस करने से अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है या कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब डिस्चार्ज ट्यूब्स उस ज़माने में एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी। आप देखेंगे कि हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में भी डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ ज़रूर पढ़ेंगे। सो आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो गया कि डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसा इक्विपमेंट होगा जिसमें हम किसी चीज़ का लो प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। सो ही टुक अ ग्लास ट्यूब, उसने ली ग्लास ट्यूब यानी कि ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ग्लास से बनी हुई थी, एंड फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। उसमें लगाए 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स विच वर कनेक्टेड टू अ वेरी हाई वोल्टेज बैटरी। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो वोल्टेज था इट वॉज वेरी हाई, और वो इतना हाई था कि वो अप टू 1000 वोल्ट्स तक जाता था, यानी कि बहुत हाई वोल्टेज मेंटेन करके उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। और फिर उसको फिल किया विद द गैस, एंड दैट गैस वाज केप्ट एट लो प्रेशर विच इज 10⁻⁻⁴ atm। और ये प्रेशर काफ़ी कम प्रेशर है। तो जब इतने लो प्रेशर पे उसने गैस को फिल किया तो फिर उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। सो व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस, अब हुआ क्या, देयर वर सम शाइनी रेज जो कि इमिट हो रही थी फ्रॉम वन एंड और वो मूव कर रही थी टूवर्ड्स अदर एंड। अगर आप इस डायग्राम को देखें जिसमें आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई दे रही है, एज यू कैन सी दैट ऑन बोथ एंड्स देयर आर इलेक्ट्रोड्स, और बोथ इलेक्ट्रोड्स दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी, और दिस बैटरी वुड बी हैविंग वेरी हाई वोल्टेज क्योंकि हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई रखना है। नाउ you can see these rays are traveling from one end to another end, and basically these rays they were emitting from cathode। जब 2 इलेक्ट्रोड होंगे तो एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है एनोड। और जो कैथोड है ये कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एनोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन जो रेज इमिट हो रही हैं वो एनोड से नहीं हो रही, दे आर इमिटिंग फ्रॉम कैथोड एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स एनोड। अब अगर आप डायग्राम में इसकी मूवमेंट शो करेंगे, सो यू विल ड्रॉ एरो टूवर्ड्स एनोड।
आपको एनोड की तरफ एरो शो करना है, और जब आपको इसके एंड्स को कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, तो आप जानते हैं कि जब हम बैटरी को ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए जो नेगेटिव टर्मिनल वाला पोर्शन होगा उसके लिए छोटी लाइन यूज की जाती है और पॉजिटिव टर्मिनल के लिए बड़ी लाइन यूज की जाती है। सो कैथोड वुड बी कनेक्टेड विद द स्मॉलर वन एंड एनोड को कनेक्ट करेंगे आप पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से। ये तो हो इसकी डायग्राम, और हमने ये देखा कि दीज रेज आर एमिटिंग फ्रॉम कैथोड एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स एनोड। अब चूंकि ये निकल रही थी कैथोड से तो इनको नाम दे दिया गया कैथोड रेज का। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज, सो बिकॉज दे वर एमिटिंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड विच वाज कैथोड, सो दैट्स व्हाई इनको नाम दिया गया कैथोड रेज का। अगर बात करें सर विलियम क्रूक्स की, तो ही वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिस्ट एंड ही वॉज अ पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। उन्होंने इन वैक्यूम ट्यूब्स पे बहुत काम किया जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। वैक्यूम भी तो वही होता है ना, जब आप किसी चीज़ में से कोई मटेरियल निकाल दें तो उसका प्रेशर बहुत लो हो जाए तो उसको हम कहेंगे वैक्यूम ट्यूब। और साथ ही साथ इसने एक और चीज़ पे भी काम किया विच वॉज स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ वंस दीज कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड, तो डिस्कवरी के बाद अगला स्टेप आया इसकी प्रॉपर्टीज का पता लगाने का, एंड टू स्टडी इन डिटेल देयर प्रॉपर्टीज। हुआ क्या, देयर वर सम अदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड, सो वी कैन से दैट द कैथोड रेज दे वर स्टडीड इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज वर डिटरमिन्ड। अब जब वो प्रॉपर्टीज डिटरमिन्ड हुई तो हम तक वो अब एक लिस्ट की फॉर्म में भी मौजूद हैं, यानी कि हम उन्हें लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं। सो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को और देखते हैं कि उसके पीछे लॉजिक क्या थी। So first property is these rays travel in straight line perpendicular to the surface of cathode, यानी कि ये एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और जो डायरेक्शन है इनके ट्रेवल करने की वो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। अगर आप इस डायग्राम को देखें सो यू कैन ईजिली सी द सरफेस ऑफ कैथोड विच इज लेबल्ड एज वेल। अब अगर आप इस कैथोड रे की सरफेस को देखें एंड यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस रे, और इस रे की डायरेक्शन और इस कैथोड के बीच में यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, और ये 90 डिग्री का एंगल शो करता है कि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर टर्म आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी होगी, सो मुझे उम्मीद है कि इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर बात करें कि ये कैसे कहा जा सकता है कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, चूंकि ये एक बंद ट्यूब के अंदर है तो हो सकता है कि ये राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं पे भी मूव कर रही हूँ। सो इसके लिए देयर वाज वन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड जिसमें व्हाट दे डिड वाज दे यूज्ड परफोरेटेड एनोड, यानी कि एनोड के अंदर कुछ होल्स कर दिए और ऐसे एनोड को कहा जाएगा परफोरेटेड एनोड, और उसके बाद एक स्क्रीन ऐड की। यूजुअली वो स्क्रीन जिंक सल्फाइड की ऐड की थी। इसको याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। तो जब कैथोड रेज ने इमिट किया फ्रॉम कैथोड एंड दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द एनोड, सो दे वर पासिंग बाय दोज होल्स प्रेजेंट इन द एनोड, और वो उस होल से पास करके स्ट्रेट ही उसके पीछे लगाई गई स्क्रीन पे जाके पड़ी, which shows that these rays travel in a straight line. अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, which is they can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path. अगर बात करें what is opaque object, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं या फिर ओपेक हो सकते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स यूजुअली वो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं रेज ऑफ लाइट को। अगर आप बात करें अपनी बुक की तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर आप बॉल की बात करें तो वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ शीशे की बनी है या प्लास्टिक की बनी है तो वो ओपेक नहीं होगी। सो मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हो गया कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। साइंटिस्ट दे यूज्ड मेटल, यानी कि उन्होंने एक मेटल का पीस रखा रास्ते में जहाँ से कैथोड रे ने ट्रैवल करना था, और when they placed that metal piece on their way, what happened? The shadow was casted. और हम जानते हैं कि शेडो तभी बनता है जब रे उस चीज़ में से पास ना कर सके, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट रखा और उसमें से रे पास नहीं कर सकी और उसने उसका शेडो बना दिया।
अब इससे एक और बात पता चलती है, लाइट रेज कभी भी शेडो नहीं बनाती, और आपने देखा होगा कि फ्लेम का भी कोई शेडो नहीं होता। सो बेसिकली दीज रेज, दीज वर मटीरियल रेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मैटर की मिलके बनी है, यानी कि ये पार्टिकल्स से मिलके बनी है। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, और थर्ड प्रॉपर्टी है कि हाउ डू दे बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हम इन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे तो फिर ये कैसे बिहेव करेंगी। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यानी कि हमें क्रिएट करना पड़ेगी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें होगा, यानी कि हम उसी डिस्चार्ज ट्यूब के इर्द गिर्द बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट रखेंगे और दूसरी साइड पे नेगेटिव प्लेट, और फिर जब कैथोड रेज पास करेंगी तो वी विल ऑब्जर्व देयर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब उनका अपने रास्ते से मुड़ जाना, और वी कैन क्लियरली सी दैट दीज रेज विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इसका साफ मतलब यह हुआ कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके अलावा इनका इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड वो भी ऑब्जर्व किया गया था। सिंपल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके भी देखा। तो हैरानकुन बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में भी दे शोड डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये कनेक्टेड होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन फिजिक्स में भी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जिस तरह अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में शो करेंगी डिफ्लेक्शन, सो वो इसकी रीज़न ये है बिकॉज दे वर शोइंग डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे रेज द टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। अब ये कैसे पता चला? व्हेन दे वर मूविंग थ्रू द एनोड, और ये टकराई उस स्क्रीन पे जो कि एनोड के पीछे लगाई गई थी, तो उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करने पे इट्स टेम्परेचर वाज इंक्रीज्ड, वो टेम्परेचर रेज्ड था। ये चीज़ शो करती है कि ये रेज जो कि कैथोड रेज हैं, दे कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो। जब हम कह रहे हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये शेडो बनाती हैं तो ये पार्टिकल से मिलके बनी है, और अगर कोई चीज़ पार्टिकल से मिलके बनी है तो उसका कोई ना कोई मास भी होगा। सो जे थॉमसन ही वॉज द साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर की चार्ज टू मास रेशो, और जे थॉमसन ही वो साइंटिस्ट था जिसने इनको नाम दे दिया बाद में इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ लाइट है ना, इसके फिनोमेना को कहते हैं फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस मतलब कि लाइट चमकना किसी चीज़ का। सो व्हेन दीज रेज दे वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, तो होता क्या था, वहाँ पे फ्लोरिसेंस शो हो रही थी, यानी कि लाइट और उसके कुछ कलर्स दिखाई देते थे, विच शोज दैट कि इन रेज से लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज it was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube. अब इसके लिए क्या किया गया होगा? एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया विद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज कर करके देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट वेरी लो प्रेशर फिल की थी गैस, सो उस गैस को चेंज कर दिया होगा। और कैथोड और एनोड ये बने होते हैं मेटल्स के, तो उसमें मेटल की टाइप को चेंज कर दिया होगा। सो ये ऑब्जर्व किया गया कि चाहे आप गैस को चेंज करें या फिर इलेक्ट्रोड्स को चेंज करें, इन रेज की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो हम कह सकते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द गैस और ऑन द टाइप और द नेचर ऑफ कैथोड। एंड ऑल दीज properties, they suggested that the nature of cathode ray is independent on the gas nature, और साथ ही साथ on the material which is used to make cathode। अब ये तो थी सारी की सारी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। अब इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज का कोई कंक्लूजन भी निकलना चाहिए,
यानी कि सर विलियम क्रुक्स की इतनी मेहनत का कोई ना कोई नतीजा भी निकलेगा। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम कंक्लूड करें सो हमें कुछ फैक्ट्स पता लगेंगे। नाउ पहला फैक्ट ये है कि व्हेन दे आर कास्टिंग शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, सो दिस सजेस्टेड दैट दे आर नॉट रेज एट ऑल, they are moving particles and they are very fast moving particles, और वो इतने फास्ट मूव कर रहे होते हैं कि वो आपको एक रे की फॉर्म में लगते हैं, लेकिन बेसिकली दीज आर मटीरियल पार्टिकल्स और इन्हें नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का। ये स्टेटमेंट भी आएगी इसकी कंक्लूजन में, that they were given the name of electrons. Now, since all the materials they produce same type of particles, so it means that all the materials they contain electron. अब देखें, कोई भी गैस यूज हुई तो यही रेज बनी, कोई भी कैथोड था तो यही रे बनी। ये चीज शो करती है कि ये किसी ऐसी चीज से मिलके बनी है। ये रेज कोई ऐसा पार्ट है एटम का, ऐसा पार्ट है उस गैस का जो कि सब में एक ही जैसा होगा, सब में कॉमन ही होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एटम हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, तो यकीनन ये एटम तो नहीं है, तो ये है उसका एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। एंड एज वी नो दैट मटीरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। फंडामेंटल का मतलब एक बुनियादी जर्रा है जो कि हर तरह के एटम में पाया जाएगा, और इसका मैस, इसका साइज, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ इक्वल होने वाला है। नो मैटर आप कौन सी गैस की बात करते हैं, अगर आप उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और किसी और गैस का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उनमें कोई फर्क नहीं होगा। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये इलेक्ट्रॉन किस मटीरियल से बिलोंग करता है। सो इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल जो कि सेम होगा इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ये तो थी कैथोड रेज की डिस्कवरी, और हमने ये भी देखा कि चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं और इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड की, सो उससे हमें ये पता चलता है कि यही हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आप डेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले कैथोड रेज डिस्कवर हुई एंड देन जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशो फाइंड की और उसके बाद उसने नाम दे दिया इनको इलेक्ट्रॉन्स का। दीज रेज वर गिवन द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो हुई सारी की सारी डिस्कवरी कंप्लीट। अब इस पूरे टॉपिक के कुछ पार्ट्स हैं, इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट पता होना चाहिए, विच इज सर विलियम क्रुक्स। आपको डेट पता होनी चाहिए, उसका क्या काम था पता होना चाहिए, everything related to the scientist. Then you should know what was experiment. In experiment you need to describe the experiment. Pressure क्या maintain किया था, discharge tube ली थी, और बाकी सारी छोटी छोटी डिटेल्स, कैथोड था, एनोड था, हाई वोल्टेज था, all these things. और साथ ही साथ आपको ड्रॉ करनी होगी यहाँ इसकी प्रॉपर डायग्राम एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो डायग्राम के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इसका मुकम्मल जवाब लिख सकें। So after drawing the diagram, you will move towards the properties. One by one सारी properties को लिखेंगे और उनको explain करेंगे। There is no need to mention experiment detail in the properties. वो सिर्फ आपकी understanding के लिए है। अगर आप सिर्फ properties की statement को याद करते हैं तो that would be enough for you as well. And at the end, हम सिर्फ properties लिख के से छोड़ नहीं देंगे, हमें इसके conclusions भी लिखने हैं। आप अपने mind से conclusions का नंबर ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। हमने जितने कंक्लूजन्स डिस्कस किए हैं दे आर इनफ फॉर द लर्निंग ऑफ एग्जाम एज वेल। मुझे उम्मीद है कि अगर अब कैथोड रेज से रिलेटेड कोई लॉन्ग क्वेश्चन या बीच में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा तो आपको उसका जवाब देने में, उसका आंसर प्रॉपर वे में लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सर विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को, यानी कि कैथोड रेज को और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। हमने देखा हु वाज सर विलियम क्रुक्स, साथ ही साथ देखा कि व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है इन डिटेल, और साथ ही साथ कंक्लूड किया हमारे इस टॉपिक को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।